दोस्तों नमस्कार। 2024 के चुनाव में अभी भी 7 से 8 महीने का वक्त है, लेकिन उस दिशा में बढ़ते हुए बीजेपी के कदम दो बातों को अब मान चुके हैं। एक तो मोदी के चेहरे के आश्रय चुनाव जीता नहीं जा सकता है, और दूसरा आरएसएस के स्वयंसेवक कितना भी प्रयास जमीन पर कर ले, लेकिन चुनावी जीत उनके भरोसे मिल नहीं सकती है। तो क्या बीजेपी यह मान चुकी है कि अपने बूते चुनाव जीतना नामुमकिन है? क्योंकि बीते 9 बरस का सच तो यही है कि मोदी के अगुवाई में इस देश के राज्य दर राज्य बीजेपी ने चुनाव जीते, और इस देश के सामने मैसेज एक ही दिया कि बीजेपी है तो मुमकिन है और वो अपने बूते कोई भी चुनाव जीत सकती है। इतना ही नहीं, अगर मोदी शाह की जोड़ी चुनावी बिसात को बिछाती चली जाए तो फिर किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और शायद यही वो नजरिया था जो बीते 9 बरस से लगातार चल रहा था। इसीलिए शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि तेवर तल्ख बीजेपी के थे। वह जिस रूप में महाराष्ट्र के भीतर जाकर शिवसेना को वसूली पार्टी कहने से नहीं चूकती थी, और अपने तरीके से अपने अहंकार को लगातार चुनावी जीत में तब्दील होते देख अकेले चलने की राह को पकड़ती चली गई। यही स्थिति बिहार के भीतर नीतीश कुमार या कहें जेडीयू के साथ खड़ी हुई। दोनों ने साथ छोड़ दिया, और यही परिस्थिति तो किसानों को लेकर जो बिल आया उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं अकालियों के भीतर भी यह गुस्सा था, तो अकालियों का साथ भी टूटा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपने दुख को जाहिर नहीं किया कि उद्धव ठाकरे क्यों चले गए, नीतीश कुमार क्यों चले गए, सुखबीर बादल क्यों अपने बूते चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी को अब अपने डगमगाते पांव के सहारे के लिए छत्रपों की जरूरत है। यानी कल तक समूचे देश में जो बीजेपी छत्रपों को खत्म करना चाहती थी, अब उसको जरूरत आन पड़ी है, और उसकी वजह एक ही है। इस दौर में राहुल गांधी या कांग्रेस का परसेप्शन जिस तरीके से देश में बदल रहा है, और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब उसका पार्ट 2 शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने तौर पर जो रणनीति बनाई है, उसमें पहली बार सीडब्ल्यूसी की बैठक अपने कांग्रेस शासित राज्य में नहीं या बीजेपी शासित राज्य में नहीं, बल्कि छत्रप शासित राज्य में करने का ऐलान उसने कर दिया, और वह राज्य तेलंगाना है। यानी ध्यान दीजिए, तो छत्रपों के पास जहां जहां सत्ता गई वहां कांग्रेस दोबारा उभर कर आ नहीं पाई। हां, एक वक्त महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उसके बाद विलासराव देशमुख ने कांग्रेस को जिताया था और राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ना तो यह बंगाल में हो पाया, ना उड़ीसा में हो पाया। सही मायने में कहें तो जहां भी छत्रप जीते, कहीं भी कांग्रेस दोबारा से आ नहीं पाई। लेकिन पहली बार उसने उम्मीद जो लगाई है वह और कहीं नहीं, तेलंगाना में लगाई है। उसी तेलंगाना में जहां पर कल तक केसीआर पानी पी पी कर और किसी को नहीं, नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते थे, और निशाने पर भी ऐसे वैसे नहीं लेते थे, बकायदा रैलियां की, भाषण दिए, पत्रकारों के साथ मिलकर उन्होंने तमाम तथ्यों को रखना शुरू किया। और एक रैली में तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी गए, दिल्ली से केजरीवाल भी गए, भगवंत मान पंजाब से गए, केरल से भी विजयन चलकर आए, और उस रैली को बताया गया कि यह मोदी के विकल्प की रैली है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में बीजेपी लगातार इस बात को एहसास कर रही है कि अपने बूते चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो जहां पर जिस छत्रप की जरूरत पड़े और जो छत्रप इंडिया के साथ खड़ा नहीं है, उसको अपने साथ लेकर आना है। कहीं पर ईडी का दबाव, कहीं पर सीबीआई का दबाव, कहीं पे अपनी चुनावी रणनीति की एक बिसात, और इसी आश्रय जगन रेड्डी इस दौर में सत्ता के साथ यानी मोदी सत्ता के साथ खड़े हैं। नवीन पटनायक भी जब जब मोदी सत्ता पार्लियामेंट के भीतर मुश्किल में आती है, नवीन पटनायक अपना साथ देने के लिए आगे एक कदम बढ़ा ही देते हैं। लेकिन मुश्किल और नए हालात शायद केसीआर को लेकर हैं। केसीआर जी टीआरएस के बाद बीआरएस उन्होंने बना दिया, और समूचे देश में
अपनी पार्टी का झंडा वो लहराना चाहते थे। लेकिन एक शराब का मामला दिल्ली में फंसा और केसीआर की बेटी उसमें फंसी, तो उसके बाद वो इस तरीके से नतमस्तक हो गए कि अब बीजेपी कल तक तेलंगाना में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि अगर केसीआर साथ नहीं खड़े होंगे तो तेलंगाना में कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी विधानसभा चुनाव में केसीआर को जिता दो और लोकसभा चुनाव में अपने अनुकूल सीटों को कर लो। तो क्या वाकई छत्रपों को खत्म करते हुए अपनी राजनीतिक पताका को लहराने निकली बीजेपी अब यह समझ चुकी है कि अपने बूते जीत नहीं मिलेगी, तो इस बार केसीआर के साथ है। और कांग्रेस ने बहुत स्ट्रेटेजिकली, जब 1 बरस पूरे हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो समूचे देश के हर जिले में उसने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का एक ऐलान कर दिया 7 तारीख को। लेकिन उसके बाद 16, 17, 18 जो तेलंगाना के भीतर होना है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना है, हर रैली के साथ होना है, उसका मैसेज बहुत साफ है कि अब खुले तौर पर कांग्रेस ये बताने से चूक नहीं रही है कि देखिए कल तक तेलंगाना में केसीआर मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज मोदी और केसीआर एक साथ खड़े हैं, तो सामने विकल्प के तौर पर कांग्रेस खड़ी है। तो क्या कांग्रेस जिस रफ्तार के साथ चल रही है उसने वाकई बीजेपी की सांसों को फुला दिया है? क्योंकि सामान्य तौर पर बीते 9 बरस में कभी नजर नहीं आया कि बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन को कहीं गंवाना चाहती है या बनाना नहीं चाहती है। इसके पीछे कई मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि शहरों के भीतर की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ग्रामीण भारत के भीतर की आर्थिक और बेरोजगारी की परिस्थितियां, और इस देश के भीतर में महिलाओं के साथ भी जो परिस्थिति आर्थिक और सामाजिक तौर पर है, उसमें बीजेपी के सामने अब तो मुश्किल खड़ी हो गई है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वो मौजूद तो है, लेकिन बतौर राष्ट्रीय नेता नरेंद्र मोदी के आश्रय चुनाव जीतते चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है। और इस 7 महीने में वह कोई ऐसा जादू भी दिखा पाने की स्थिति में नहीं है जहां पर ऐसा लगे कि बीजेपी अपने बूते जीत जाएगी। तो तेलंगाना के भीतर खुले तौर पर कांग्रेस का ऐलान कि हम अकेले विपक्ष में आकर खड़े हो गए हैं, और दूसरी तरफ केसीआर को लेकर खामोशी बरतने वाली स्थिति में बीजेपी और मोदी को लेकर पूरे तरीके से खामोश हो चले केसीआर। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर 9 बरस की बीजेपी और मोदी की यात्रा कौन सी कहानी कहती है? क्या भारत की राजनीति में बिल्कुल यह एक नया अध्याय है? और खास तौर से मोदी सत्ता को लेकर यह एक नई परिस्थिति तो नहीं है। हमारी टीम ने उसको लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया और जो उस केमिस्ट्री को पकड़ने की कोशिश की कि आखिर इस केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्यों लगने लगा है कि उसका सिस्टम अंदर से हिल गया है, और उसके पास अब ऐसा कोई जवाब नहीं, ऐसा कोई संवाद बनाने की परिस्थिति नहीं जहां इस देश में संघ के स्वयंसेवक भी लग जाए तो भी वह राहुल गांधी ने जो जनता के साथ संवाद बनाया है उसको वो काट सकेंगे या उसके आगे निकल सकेंगे। यहां पर भी चीजें अगर धराशायी हो रही है तो उससे बहुत पहले ही आरएसएस तो कह ही चुकी है, बकायदा लेख लिखा जा चुका है ऑर्गेनाइजर में कि मोदी चेहरे के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, और अब बीजेपी ने भी मान लिया अब उसे गठबंधन की जरूरत है। तो पहले कांग्रेस का जिक्र समझिए कि 7 सितंबर को जब समूचे देश के जिले दर जिले भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जाएगी उसमें कांग्रेस के तमाम जिले के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी होगी। और जब 16 सितंबर को हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी तो इसमें सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं होगी बल्कि इनवाइटीज भी होंगे, पीसीसी यानी प्रदेशाध्यक्ष के तमाम मुखियाओं की मौजूदगी होगी, सीएलपी लीडर्स की मौजूदगी होगी। जो उसके बाद 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है तेलंगाना के भीतर, इन तमाम जगहों पर तमाम बड़े नेताओं की द्वार द्वार यानी दरवाजे दरवाजे जाकर राजनीतिक यात्रा की शुरुआत के साथ 5 गारंटी देने का जिक्र भी इस दौर में हो जाएगा। मैसेज पहला क्या है? पहला मैसेज यह है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस अब समझ गई है कि चुनाव को हथियार बनाना होगा,
और चुनाव को लेकर उदासीनता ठीक नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का समावेश चुनावी राजनीति के भीतर करना होगा। तो उसकी राजनीतिक जमीन तेलंगाना को ही चुनी जाए। और तेलंगाना में एक छत्रप है जो इंडिया के साथ नहीं खड़ा है और वो विपक्ष के तौर पर मौजूद है, तो क्यों नहीं उसे ही धराशायी किया जाए। तेलंगाना की स्थिति बतलाती क्या है, यह समझने से पहले इस देश भर में किस तरीके से बीजेपी को कहां कहां किस छत्रप की जरूरत है, अगर उस लिस्ट को उठाकर भी देखिएगा तो बहुत साफ समझिए कि महाराष्ट्र के भीतर से उद्धव ठाकरे छिटक गए, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया, शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया गया। यानी छत्रपों के वोट और छत्रपों के चेहरे दोनों चाहिए बीजेपी को महाराष्ट्र के भीतर। नवीन पटनायक का साथ है, जगन रेड्डी का मतलब है आंध्र प्रदेश, वहां पर साथ है। और सियासत ऐसी डामाडोल हो गई कि जगन रेड्डी भी चाहिए और चंद्रबाबू नायडू भी चाहिए, जिनकी अपनी राजनीति तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के भीतर गूंजती रहती है और उन्हें लगता है वो सत्ता में आ जाएंगे। तो हर छत्रप चाहिए इस दौर में जो इंडिया के साथ नहीं है। तो शिवसेना एनसीपी का तोड़ना, ओडिशा में नवीन पटनायक के साथ लाना, जगन रेड्डी के साथ समझौते करना, चंद्रबाबू नायडू को लेकर आना, अब उसके बाद केसीआर को लेकर आना। अगर आप बिहार में चले जाइएगा तो वहां पर जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी का नाम हम है, उसको भी साथ ले आना, वीआईपी को भी साथ लेकर आना, आरएलएसपी को भी साथ लेकर आना। पासवान के भाई और पासवान के बेटे यानी चचा भतीजा झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन दोनों को साथ लेकर आना देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के भीतर पहले से अपना दल है, उसके बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभर की, उसको भी साथ लेकर आना। निषाद पार्टी को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ये सारी प्रक्रिया के भीतर कुछ सच और समझिए, जिस राजनीति को बीजेपी साधती रही, अब उसी राजनीति के साथ आकर खड़ी हो गई है। परिवार का जिक्र होता है, लेकिन यह भी सच है कि खुद मोदी सरकार के भीतर 9 ऐसे मंत्री सांसद हैं जो परिवार की राजनीति के साथ सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। परिवार की राजनीति में और भी आ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के भीतर 21 एमएलए हैं, जिसमें से 7 मंत्री भी हैं, वह भी परिवार से निकली हुई राजनीति, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। 75 बरस का जो आंकड़ा था वह भी पहले खेप में जब सीटों यानी कहें टिकटों का आवंटन किया गया तो 75 बरस की सीमा को भी तोड़ा गया और मध्य प्रदेश में 75 की उम्र वाले को भी टिकट देने में कोई हिचकोले खाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैसेज क्या है? दूसरा मैसेज है कि बीजेपी समझ चुकी है जिस हुंकार के साथ वो निकली थी, अब उसकी उम्र पूरी हो गई, तो वो तमाम पारंपरिक राजनीति को साधने के लिए अपने साथ उन तमाम स्थितियों को लाकर खड़ा करना चाहती है जिससे 2014 में उसने तौबा ये कहकर की थी कि अब बीजेपी ही बीजेपी रहेगी, अपने बूते ही जीतेगी, किसी की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो उसने देश भर में निशाना साधा वो दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दोबारा लौटिए उस तेलंगाना में जहां का राजनीतिक प्रयोग पहली बार बता रहा है कि छत्रप के तौर पर केसीआर की जरूरत बीजेपी को है और उस छत्रप की सत्ता को डिगाने के लिए कांग्रेस वहां पर एंट्री कर रही है। अगर आप वोटों के लिहाज से भी परखिए तो एक दो बात और साफ हो जाएगी कि खास तौर से लगभग 7 जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां पर पूरे तरीके से केसीआर ने कब्जा किया। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मेडक, रंगारेड्डी, महबूबनगर, वारंगल, यहां के लगभग 95% सीटों पर केसीआर की जीत होती है और इन्हीं जगहों पर आरएसएस आदिवासियों के बीच अपने राजनीतिक प्रयोग के लिए निकलती है। लेकिन अब ऐसे हालात हैं कि दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति उस जमीन को देख रही है जहां पर दोनों का सुपड़ा साफ ना हो जाए या अपने अपने बूते अगर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति तेलंगाना में खड़ी हो गई तो दोनों कहीं के नहीं बचेंगे। यह सवाल पहली बार खड़ा हो गया है और उसकी वजह कोई दूसरी नहीं है। दरअसल इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद की परिस्थितियों ने बीजेपी को मुश्किल में डाला है और उन छत्रपों को मुश्किल में डाला है जो अपने बूते सियासत तो कर रहे थे लेकिन मौका आने पर समझौता किसी से भी कर सकते थे, उस दिशा में उन्होंने लगातार कदम बढ़ाए। इसीलिए अगर 2019 के 18 के जो विधानसभा चुनाव थे और 19 के जो लोकसभा चुनाव थे, अगर उसे देखिएगा तो
टीएसआर ने 46% वोट विधानसभा में लिया और 5% कम 41% वोट उनको लोकसभा में आता है। बीजेपी अपने तौर पर सिर्फ 7% वोट विधानसभा में लेती है, लेकिन लोकसभा में वो लगभग 20% के करीब वोट ले जाती है, 4 सीटें भी ले जाती है। यह पहली बार समझ में बीजेपी को आने लगा कि अगर राज्य स्तर पर कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बतौर छत्रप सत्ता में है और उसके साथ अगर समझौता टूट जाता है या समझौता नहीं कर पाते हैं तो घाटा बीजेपी को होगा, क्योंकि यह 2014 नहीं है जहां पर बीजेपी को विकल्प के तौर पर सत्ता में आना है। यहां तो खेल उल्टा है, यहां तो उसी की सत्ता है, तो उसी के खिलाफ ही आवाज वहां के छत्रप उठा रहे होंगे। तो जितना झुकना है झुक जाइए, लेकिन उनको साथ लेकर आइए, एक समझौते की लकीर और जमीन को बनाइए, तभी आप लोकसभा में 272 के आंकड़े के करीब पहुंच पाएंगे। लेकिन जब गठबंधन टूटा और निशाने पर एक के बाद एक बीजेपी ने छत्रपों को लिए, तो राज्य दर राज्य अगर परखते चले जाइएगा तो चाहे वो उड़ीसा ही क्यों ना हो, चाहे वो बिहार क्यों ना हो, महाराष्ट्र क्यों ना हो, हरियाणा क्यों ना हो, कर्नाटक ही क्यों ना हो, ध्यान दीजिए छत्रपों की जरूरत बीजेपी को है। कर्नाटक में उसको जेडीएस की जरूरत है, हरियाणा में उसको जेजेपी की जरूरत है, महाराष्ट्र में उसने 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपों की तोड़ डाली, बिहार के भीतर उसको उन तमाम छोटे दलों की जरूरत है जो इधर उधर छिटक कर बीजेपी के साथ आकर खड़े हो सकते हैं, और उड़ीसा के भीतर बीजेपी के साथ समझौता तो हो ही सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम स्थानीय स्तर पर यानी लोकल और विधानसभा के स्तर पर आप काम करें। क्या वाकई ऐसी परिस्थिति बीजेपी के सामने अब खुले तौर पर आ चुकी है जहां पर वो अपने बूते चुनाव नहीं जीत सकती है? क्योंकि जब हम तेलंगाना के राजनीतिक प्रयोग का जिक्र कर रहे हैं तो दूसरी तरफ समझिए कि कांग्रेस को 28% वोट विधानसभा में मिले थे और लोकसभा में भी 1% से ज्यादा 29% मिला था। कांग्रेस का सच या कांग्रेस की त्रासदी या कांग्रेस के हक में एक ही बात बैठती है, उसका अपना वोट बैंक जो 20% प्लस का है वह देश के हर राज्य में बना रहा है, वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव में हो। लेकिन बीजेपी के वोट बहुत ऊपर नीचे जाते हैं, और जैसे ही नरेंद्र मोदी जुड़े 2014 में, उसमें वोट की रफ्तार जो थी वो 10 से 15% तक की रफ्तार से आगे बढ़ गई और इसने पूरे देश के भीतर में एक लहर पैदा कर दी। लेकिन उस लहर के साथ जो काम होना चाहिए था, क्या वो काम इस दौर में बिल्कुल नहीं हुआ है? और एक ऐसे संकट की परिस्थिति में बीजेपी आकर खड़ी हो गई जहां वो किन उपलब्धियों को बताए, मैसेज वोटरों को कौन सा दे, यह सवाल उसके लिए इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि लगातार उसके वोट छिटकते जा रहे हैं और कल तक जो उसके अपने पिलर के तौर पर मौजूद थे वो चारों के चारों पिलर इस दौर में कटघरे में है। पहला पिलर खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का है। उस चेहरे के आश्रय चुनाव जीतना होता तो हिमाचल में जीतते, अच्छा करना होता तो कर्नाटक में करते। स्थिति नाजुक हो गई। यह स्थिति बंगाल में भी नाजुक हुई थी, जहां पर कितनी बड़ी लंबी छलांग लगाने का दावा दीदी ओ दीदी कह के किया जा रहा था। और अब इन 3 राज्यों में बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है जो स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है। और इसके समानांतर स्थिति महाराष्ट्र के भीतर भी अच्छी नहीं है, हरियाणा के भीतर भी अच्छी नहीं है और झारखंड के भीतर भी अच्छी नहीं है, जो कि तुरंत 2024 में जहां चुनाव होने हैं। तो छत्रपों का आसरा, पहला पिलर गायब हुआ जब चेहरा गायब हुआ। दूसरे पिलर की परिस्थिति में आकर वह जो रौब चलता था और राजनीति को साधने के तौर तरीके थे बीजेपी के, वह एक क्षण में धराशायी हो गए। तीसरी परिस्थिति पहली बार प्रमुख इसलिए है क्योंकि उसमें इस देश की सरकारी एजेंसियों का जिक्र था। क्या उनके भरोसे, ईडी के भरोसे ही केसीआर को साथ ले आया गया? क्योंकि एक वक्त फाइल खुली और उनकी बेटी कविता जो वहां एमएलए भी है उनको दायरे में खड़ा किया गया और झटके में चीजें प्रतिकूल होने लगी। क्या यह स्थिति है? यही स्थिति जगन रेड्डी के साथ है क्या? यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू के साथ है क्या? यही स्थिति नवीन पटनायक के साथ है क्या? तो क्या अब उसे महसूस होने लगा कि इसको हथियार तो बना सकते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएंगे? तो चुनाव जीतने के लिए जो नए नए हथियार चाहिए उसको अब जुटाना बीजेपी ने शुरू कर दिया। तो तीसरी बड़ी बात कि जो संस्थान काम कर रहे थे, जो एजेंसीज काम कर रही थी, उस पर भी हमला हो गया।
चौथी परिस्थिति उससे भी भयावह है। इस दौर में कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति ने दरअसल समूची राजनीति को उल्टा लाकर खड़ा कर दिया और खुले तौर पर इसका ऐलान किया कि दरअसल जो हो रहा है देश में वही गड़बड़ है। यानी राजनीति का मुकाबला राजनीति से नहीं करेंगे, मोदी की राजनीति का मुकाबला इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर करेंगे और सवाल खड़ा करेंगे कि देखिए वो कौन से मुद्दे उठाते हैं, यहां पर कौन से मुद्दे उठते हैं। यहां पर खामोशी चीन पर बरती जाती है, अडानी पर बरती जाती है, महिला पहलवानों के यौन शोषण को लेकर बरती जाती है। तो फिर प्रधानमंत्री की मौजूदगी जब मुद्दों को देखकर बोलती है तो प्रधानमंत्री की राजनीति भी राज्य दर राज्य बदलती चली जाएगी, या बीजेपी के पास कोई अपनी जमीन इस रूप में अब मजबूत रही नहीं जो बीते 9 बरस से खड़ी की जा रही थी, वो धराशायी हो गई। ये चौथा तत्व था। पांचवी परिस्थिति इस देश के भीतर लोगों की परेशानी है। वो कोई भी राज्य हो, संयोग से तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द गवर्नेंस के एस्पेक्ट में, नीतियों के एस्पेक्ट में, यानी पॉलिसी डिसीजंस में प्रधानमंत्री मोदी ने ही खुद को खड़ा किया, खुद के चेहरे को ही दिखाया और उसी आसरे देश में बीजेपी को वोट मिलना शुरू हुआ। अब वही नीतियां, वही पॉलिसी, वही गवर्नेंस, वही तौर तरीके पहली बार जनता को मुश्किल हालात में डाल रहे हैं। तो वो सवाल किससे करे? मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं बची, डबल इंजन होने के बाद भी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं बची, वो रिमोट से चलते हैं, उनको बदल दिया जाता है एक झटके में। तो एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि उस केंद्र में मौजूदा वक्त की केंद्र सरकार कटघरे में आकर राज्यों के चुनाव में भी खड़ी हो गई और बीजेपी अब इस बात को समझ गई कि दरअसल यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरानी परिस्थितियों को साथ लाकर खड़ा करना ही पड़ेगा और अपने ताकत का एहसास ऐसा नहीं कराना होगा जहां पर हर कोई छिटकता चला जाए और धीरे धीरे वो उस दीवार के साथ जाकर खड़ा हो जाए जहां पर एक झटके में वो वापस रिएक्ट करे। तो फिर बीजेपी के लिए क्या बचेगा? तो पहली बार चेहरा काम नहीं कर रहा है। पहली बार इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी पार्टी अपने बूते जीतने की स्थिति में नहीं है। पहली बार आरएसएस के स्वयंसेवक भी कितना कमाल दिखा पाएंगे, इस पर भी सवालिया निशान है। तो पहली बार 9 बरस में बीजेपी के सामने मुश्किल हालात अपने उस पुरानी पारंपरिक बीजेपी के साथ लौटने की आकर खड़ी हो गई, जो एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये जीवन जिंदगी को जीने का एक तरीका है। लेकिन इस दौर में वो तरीका तो दूर की बात है, नफरत और घृणा की राजनीति ने इतनी मोटी लकीर खींच दी कि पहली बार लगा या तो एक तरफ बीजेपी है या दूसरी तरफ बीजेपी का कोई अंश हो ही नहीं सकता है। और पहली बार इसीलिए छत्रपों की खोज में बीजेपी निकल पड़ी है जो कल तक मिटाने निकलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।